Hello friends, welcome to my channel EcoMaster. As its name suggests, it's for the study of economics. उसको डिटेल में समझने का to get in the core of economics so that आप easily economics के सब्जेक्ट को क्लियर कर सको. That's not a problem. So this video is of the class 11 chapter 3 consumer equilibrium and utility analysis. अगर उसके बेसिक्स आपने समझने हैं थोड़े तो उसके लिए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में थोड़ा डिटेल में जाए क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बेसिक्स हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस में अच्छे से करे हैं. तो पहली दो वीडियोस देख के आइए, उसके बाद यहाँ पे पहुंचिए तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, सो इसमें हमारे क्या टॉपिक्स रहेंगे. पहले तो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस. तो इसीलिए हमारा पहला चैप्टर है, टॉपिक है व्हाट इज कंज्यूमर. दूसरा कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी as the word written here, utility. तीसरा टॉपिक measurement of utility. The next total and marginal utility. Next law of diminishing marginal utility. Next concept of consumer equilibrium. इक्विलिब्रियम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे. आई डोंट थिंक आप लोगों ने समझा हो इक्विलिब्रियम क्या मीनिंग है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में किसी में भी एक्सप्लेन नहीं था. दिस इज समथिंग न्यू. Marginal utility analysis and consumer equilibrium will be our next topic. And the last but not least, the basic लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. तो सबसे पहले हम जाते हैं पहले टॉपिक पे, उसका थोड़ा बेसिक समझते हैं, तभी आपको इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानने को बताता हूँ. पहला, हु इज कंज्यूमर. कंज्यूमर इज समवन हु कंज्यूम समथिंग. फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं, उस पर अपनी इनकम खर्च करते हैं. सो वी आर कंज्यूमिंग, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, वी आर कंज्यूमर हियर. ओके, एंड व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी आप समझ लो किसी चीज की वांट सेटिस्फाइंग पावर. अगर हमें उस चीज की नीड ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है वो गुड, तो हम क्यों कंज्यूम करना चाहेंगे वो. दो एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक, आई एम अ वेजिटेरियन. देयर आर दो दो गुड्स है मार्केट में. ओके, एक नॉन वेज एक वेज. चाहे तो मैं वेज पे खर्चा कर सकता हूँ, चाहे मैं नॉन वेज पे खर्चा कर सकता हूँ. आई एम अ कंज्यूमर. कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम करेगा, लेकिन वो कंज्यूम करेगा ही क्यों. जब तक उससे उससे कोई खुशी नहीं मिलेगी, उसकी उसको खरीदने की चाहत नहीं होगी. दैट्स यूटिलिटी. जब तक मुझे उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, तो मैं वो नॉन वेज गुड पे जाऊंगा ही क्यों. आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैं वेज गुड पे जाऊंगा क्योंकि मुझे उसी से ही जो है मेरी वांट सेटिस्फाई हो पा रही है, जो मेरी हंगर है वो मिट पा रही है, नॉन वेज से नहीं. सो दैट्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. इसके बारे में एक डेफिनेशन और देखेंगे आगे. सो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. इकोनॉमिक्स में उस यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए तरीके बनाए गए डिफरेंट, उसको जाएंगे. टोटल एंड मार्जिनल. अब हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा ही था टोटल क्या हुआ, मार्जिनल क्या हुआ. टोटल तो ओवरऑल हुआ और मार्जिनल चेंज. फॉर एग्जांपल, बहुत सारी टोटल यूटिलिटी हमने निकाल रखी है. पहले गुड्स से इतनी, दूसरे गुड्स से इतनी. अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस के पहले के बाद हम दूसरे में जाते हैं, यूटिलिटी में कोई फर्क आया, कोई चेंज आया, वो इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, दैट विल बी मार्जिनल. उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये एक लॉ है, इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है टाइम टू टाइम. उसके पीछे का लॉ, उसके पीछे के रीजंस हम जानेंगे. एज आई सेड, जैसे हमने उसके बारे में लॉ देखा था कॉस्ट के बारे में, वो कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही थी जब हम पीपीसी में जा रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे. वो भी डिमिनिश हो रही थी, ऐसे यूटिलिटी भी टाइम टू टाइम डिमिनिश होती रहती है. इसलिए मैं कह रहा था सेकंड वीडियो देखिए, आप उसको और अच्छे से जानेंगे. द नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे. दिस इज समथिंग न्यू, तो इसके बारे में आपको डिटेल में आगे ही समझाया जाएगा. मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको एनालाइज कैसे करें, उसके बारे में पता कैसे लगाए, उसके बारे में यहाँ पे आएगा. और उसी के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी निकालेंगे. और इसके पीछे जो हमने तरीके निकाले हैं, इन तरीकों के कोई लिमिटेशंस भी है, तो जो क्या क्या किसकी क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम आगे देखेंगे. सो पहला टॉपिक हमारा, हु इज कंज्यूमर. A consumer is an economic agent who uses goods and services for his or her wants. ये एक इकोनॉमिक एजेंट है, बेसिकली अ पर्सन जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम करता है, उसको खरीदता है. कंज्यूमर इज नॉट ओनली एन इंडिविजुअल. अब हाँ, ये भी मैंने जैसे अपना एग्जांपल लिया, आपका एग्जांपल लिया, कंज्यूमर एक सिंगल पर्सन नहीं है. कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि एक सिंगल पर्सन हो, वो एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है. अब आप यही ना सोचे कि हम जैसे लोग जो खरीदने जा रहे हैं वही कंज्यूमर है.
क्या हम लोग कंज्यूमर है तो हम कहीं काम नहीं करते, हम प्रोड्यूस नहीं करते? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंज्यूम तो करते हैं, कंज्यूम हर कोई करता है, चाहे वो प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो। एक आप बड़ी सी इंडस्ट्री ले लो, वो लोग जो है कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए उन्हें कंज्यूम नहीं करना पड़ता क्या? चीजें खरीदनी नहीं पड़ती? जैसे कोई कार्स बना रहा है, उसके लिए उसे आयरन चाहिए, तो वो आयरन किसी से लेके आएगा, कंज्यूम करेगा, खुद ही तो प्रोड्यूस नहीं कर लेगा आयरन। किसी ने जब आयरन बनाया है तभी वो उससे लेगा, तो वो भी कंज्यूम कर रहा है। वो खुद तो कार्स बना ही रहा है तो प्रोड्यूसर, लेकिन फिर भी वो कंज्यूम कर रहा है कुछ ना कुछ। सो दैट्स वाई वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर नहीं हो सकता। ओके, दैट्स द पॉइंट है। देयर बिहेवियर रेफर्स टू द वे दे स्पेंड द इनकम। तो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ये नहीं कह सकते कि अगर वो जॉब इस टाइप की जॉब करता है तो वो कंज्यूमर नहीं है, प्रोड्यूसर है। उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो उस समय क्या बिहेवियर अपना शो कर रहा है एट दैट टाइम। क्या अगर वो अपनी इनकम किसी चीज पे स्पेंड कर रहा है, किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए, तो वो कंज्यूमर है। देयर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेंडिचर। ओके, तो उनकी यूटिलिटी कैसे डिराइव होती है? यूटिलिटी, एज आई टोल्ड यू, यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। हमें उस गुड से उसके गुड के अंदर कितनी पावर है हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की। जैसे ही मैंने आपको नॉन वेज वेज का एग्जांपल लिया, वेज, आई एम ए वेजिटेरियन, तो वेज गुड मेरी वांट को सेटिस्फाई कर पा रहा है, उसके अंदर इतनी पावर है, नॉन वेज के अंदर नहीं है, तो वो मेरी यूटिलिटी नहीं बढ़ा सकती। तो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। उस गुड से हमारी कितनी वांट जो है सेटिस्फाई हो पा रही है। बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो पा रही है तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, कम हो रही है तो कम है। ओके, he chooses expenditure and maximizes utility with the given income। तो वही अपनी एक्सपेंडिचर को चूज करता है कि मैंने कौन से गुड पे कितनी जो है खर्च करना है, ऐसे गुड पे ऐसी जगह खर्च करूं कि जहां से मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। अब वेजिटेरियन में ही 3 एग्जांपल ले लेते हैं। एक साउथ इंडियन हो गया, एक नॉर्थ इंडियन फूड हो गया, और एक ये वेस्टर्न फूड हो गया। कौन सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? नॉर्थ इंडियन से मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है खाने में, मेरे को सबसे ज्यादा इंजॉय करता हूँ मैं। वेस्टर्न सेकंड नंबर पे, साउथ इंडियन थोड़ा कम। तो सबसे ज्यादा पावर किस में है? हंगर तो तीनों ही मेरी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों ही वेज है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को खुशी मिल रही है नॉर्थ इंडियन खाने से, उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। तो मैं सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे करना चाहूंगा? नॉर्थ इंडियन पे, वेस्टर्न पे, या साउथ इंडियन पे? तो दैट विल बी माई आंसर, दैट इज नॉर्थ इंडियन। ओके, तो ये भी डिपेंड कर सकता है। तो मैं ऐसी जगह पे अपना एक्सपेंडिचर करूंगा जहां से मेरी यूटिलिटी सबसे ज्यादा बढ़े, मैक्सिमाइज हो सके, जितनी मेरी इनकम है उससे। अब पता चले कि मेरी इनकम इतनी कम है कि मैं नॉर्थ इंडियन परचेज ही ना कर पाऊं, तो फिर मेरे को दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा ताकि मेरी यूटिलिटी बढ़ सके। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों चीजें आ रही है। उतनी इनकम मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मेरे पास इतनी इनकम ही नहीं है, फालतू में मैं खर्चे बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ, तो मेरी यूटिलिटी डिक्रीज ही होगी। पता चले मेरी 10,000 रुपये इनकम है, मैं 10,000 के 10,000, एक होटल में जो है खाना 10,000 का मिल रहा है, एक होटल में खाना 1,000 का मिल रहा है, दोनों ही जगह नॉर्थ इंडियन है। मानता हूँ दूसरा वाला होटल बहुत अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है 1,000 वाला, लेकिन फिर भी मेरी इतनी इनकम तो है नहीं ना, इतना पागल तो मैं हूं नहीं कि सारा अपना खर्चा 10,000 वाले पे एक दिन के खाने के लिए कर दूं। दैट विल बी पॉइंट। तो यूटिलिटी को अपने बढ़ाने के लिए इनकम पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा, खाली एक्सपेंडिचर में ही नहीं। ओके, तो जितनी हमारी गिवन इनकम है उससे ही हम किस जगह पे एक्सपेंडिचर करेंगे कि हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाए। एंड द प्राइस, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि प्राइसेस कितने हैं। अब इनकम की बात आई, मैंने जैसे बताया ना मेरी इनकम 10,000 है, उनके प्राइस जो है 10,000 है एक जगह पे, एक जगह 1,000 है। तो यहाँ पे प्राइसेस की भी बात हो रही है इनकम के साथ। तभी मैं अपनी इनकम उस जगह लगाऊंगा ना जहां से मेरे को प्राइस थोड़े नॉमिनल मिले, ताकि मेरी इनकम वेस्ट ना हो। तो ये उन प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है। ओके, सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर। और यही यूटिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। थर्ड टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाए? यहाँ 2 इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल और हिक्स। मार्शल ने अपना अलग अप्रोच दिया, कार्डिनल अप्रोच, हिक्स ने दिया ऑर्डिनल। नो द मीनिंग ऑफ कार्डिनल? कार्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 0 एंड ऑल, सारे ये जो नंबर्स है ये कार्डिनल नंबर्स है। उसने कहा
He said that utility can be measured in term of cardinal numbers. Utility को हम cardinal numbers के terms में measure कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड ऑल। और उसने स्टैंडर्ड यूनिट भी बनाई, यूटिल्स। अब आप सोच रहे हो अगर यूनिट क्या होता है नहीं पता, तो जैसे हम वेट को मेजर करते हैं केजी के टर्म्स में, वो एक यूनिट है। लिक्वर या लिक्विड को हम मेजर करते हैं लीटर्स के टर्म्स में, वैसे ही उसने कहा एक यूनिट है यूटिल्स। इसके कुछ एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। एक गुड एक्स की यूटिलिटी कितनी है? 1 यूटिल। गुड 2 की, ये गुड वाई की है 2 यूटिल। गुड जेड की यूटिलिटी है 3 यूटिल। तो उसने बता दिया। अब जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे गुड एक्स की 1, इसकी 2, इसकी 3, तो 3 सबसे ज्यादा है, 3 यूटिल सबसे ज्यादा है, तो उसने बोला। बट आप जरा सोच के देखिए, इस बात में आपको कितनी सच्चाई लग रही है? मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ, ये जो उसने यूज किया 1 यूटिल 2 यूटिल 3 यूटिल, अब हमारे पास कुछ मेजरमेंट का एग्जैक्ट वो तो है नहीं, इसमें गड़बड़ी कितनी हो सकती है? क्या एक बंदा टोटली श्योर हो सकता है कि मेरे को जो है इससे इतनी यूटिलिटी मिलती है, इससे इतनी यूटिलिटी मिलती है, इसकी वैल्यू इतनी यूटिल है, इसकी इतनी यूटिल है? बहुत प्रॉब्लम वाला काम है, और इसमें कितनी गड़बड़ी निकल सकती है कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए हिक्स आया, उसने भी यही चीज इस पे डाउट किया और ऑर्डिनल अप्रोच दी। He said that utility can't be measured cardinally, but they can be ranked high or low. यूटिलिटी को मेजर करना एग्जैक्ट नंबर्स में बहुत डिफिकल्ट काम है, वो कहता, लेकिन उसको रैंक तो कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 गुड्स का एग्जांपल लिया था, खाने की चीजें जो मैंने बताई थी, साउथ इंडियन, वेस्टर्न और नॉर्थ इंडियन। मैं उनको क्या नंबर दे सकता हूँ? उसको मैं वैल्यू देता हूँ 500, उसको देता हूँ 300, एक को देता हूँ 100। बहुत मुश्किल काम है। कोई और चीज आ गई तो उसको भी एग्जैक्ट कैसे मेजर करूं? एक चीज मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया पहले भी, वेस्टर्न मुझे जो है बीच में आता है, साउथ इंडियन सबसे कम पसंद है, सेकंड नंबर में वेस्टर्न, और सबसे अच्छा मेरे को लगता है नॉर्थ इंडियन फूड। यहां मैंने उनको रैंक दे दी, सबसे अच्छा नॉर्थ इंडियन, सेकंड नंबर पे आपका वेस्टर्न, और सबसे कम अच्छा साउथ इंडियन। तो रैंक देना आसान काम है। तो यही चीज इसने बोली, रैंकिंग करना बहुत आसान काम है, और उसमें गड़बड़ भी नहीं हो सकती, कोई गलती भी नहीं हो सकती। दैट्स द थिंग। जैसे एग्जांपल, गुड एक्स यूटिलिटी इज ग्रेटर देन गुड वाई। गुड एक्स की यूटिलिटी ज्यादा है गुड वाई से, क्योंकि उसको गुड एक्स ज्यादा पसंद होगा। दैट्स द फैक्ट। सो दैट्स द थिंग अबाउट ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब और आगे हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तब इनको समझेंगे। ओके, सो गाइस, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज concept of total and marginal utility. Total utility, as you can say, overall. पहले देखते हैं, जैसे it is the sum of utility derived from the consumption of all units of a commodity. सारी यूनिट से हमें कितना टोटल मिल रहा है एग्जैक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमने बना रखा है कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। जब हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम की तो हमें टोटल कितनी मिल रही है? पहले से 100 मिल रही थी, दूसरे से 90, तो टोटल कितनी हुई? 190। 5 यूनिट में हमें टोटल मिल रही है 400। तो ये वो चीज है जब सबको हमने ऐड कर लिया, क्योंकि तीसरे पे 270, चौथे पे 340 और पांचवे में 60 आए भी नहीं, 400 के। तो दैट्स द टोटल यूटिलिटी। जब सबको हम ऐड करते जाएंगे हमें टोटल कितना मिल रहा है उनसे। मार्जिनल बताता है चेंज, आपको पहले भी बताया था, मार्जिनल इज चेंज, यानी कि एडिशनल हमें कितनी मिल रही है। जैसे हम 100 से 190 पे गए, टोटल हमारी 190 हो गई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? 190 माइनस 100, 90। यानी हमें एडिशनल कितनी मिली है? 90। टोटल तो हमारी कितनी है? 190। दोबारा हमें एडिशनल कितनी मिली? 80, तो ये हो गया 270। दोबारा एडिशनल कितनी मिली? 70, ये हो गया 340। जैसे जैसे हम देखो कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक एग्जांपल से लेके चलते हैं, जैसे जो है आप कोई खाने की चीज खा रहे हो, एक मोमोज खा रहे हो, पहले से आपको मिला 100 की यूटिलिटी मिल गई, दूसरा खाया, आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी, आप और खुश होगे, तीसरा भी बड़े मजे से खाओगे, चौथा भी खाओगे ही, खुशी से ही खाओगे, बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। लेकिन यहाँ देखो, जैसे आपने छठा खाया, आपकी टोटल यूटिलिटी होगी 450। इतना ज्यादा आपको खुशी मिल चुकी है। सातवां जैसे ही खाओगे, आप देखो 450 से दोबारा 450 ही है,
450 से 450 ही है। एनी रीजन? इसी एग्जांपल से सोचो यार, अगर आपको लग रहा है मोमोज से नहीं हो सकता, मोमोज बहुत छोटी चीज है, आप तो हजारों खा जाओगे, तो और कुछ ले लो, कुछ बड़ी चीज ले लो, पिज्जा ले लो। एक खाया, 2 3 4 5 6, लेकिन जैसे ही आप 6 खा लोगे, आप भाई पेट भर चुका है आपका। 7वां खा भी लोगे ना, आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। पेट है कि क्या चीज है भाई, भर जाएगा तो भर जाएगा, उसके बाद आप और कुछ नहीं खा सकते। तो इसके बाद 450 के बाद 450 ही लोगे। क्यों? क्योंकि अब आपको और खुशी मिलेगी नहीं खाने से, क्योंकि इतना ज्यादा आपका पेट भर चुका, कितनी भी कोई चीज पसंद हो और नहीं खा सकता कोई बंदा। दैट्स द पॉइंट। लेकिन सोच के देखो, अगर जबरदस्ती किसी ने वो खिला दिया एक और, 7वां तो आपने खा लिया, अब आपको और खुशी मिल नहीं रही भाई, कि नहीं जी 7वां खाने में भी आपको और ज्यादा खुशी मिल नहीं रही थी, तो आप तो रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि अब पेट फटने को हो रहा था। लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती किसी ने 8वां खिला दिया और बाय चांस सोचो आपको हो गई उल्टी तो आपकी खुशी बढ़ेगी कि कम होगी? दैट्स द पॉइंट यार। देखो अब 450 से 8वीं यूनिट पे हो गई 430, यानी कि यूटिलिटी हमारी बढ़ने की बजाय अब हो गई कम। सो यही चीज मान के चलो कि यूटिलिटी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती रहती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो घटनी भी शुरू हो जाएगी। इसी एग्जांपल से आप सोच सकते हो। अब यहाँ ये तो था टोटल यूटिलिटी, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज एडिशनल यूटिलिटी वन गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एडिशनल, मार्जिनल मतलब चेंज, तो यानी कि एडिशनल यूनिट यूटिलिटी हमें कितनी मिली? जैसे पहले यूनिट पे 100 थी, दूसरे पे 190, तो 100 माइनस 190, 90। एडिशनल हमारी कितनी थी? 90। फिर तीसरे पे हमारी 270 हो गई थी, दूसरे पे 190 थी, इन दोनों का डिफरेंस 80। फिर चौथे और तीसरे का डिफरेंस 70, 60, 50। आप देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। इसी एग्जांपल से सोचो, जो आपको पहले बताया, आप पहला खाओगे, आपको पहला खाने में सबसे ज्यादा खुशी होगी। दूसरा खाओगे, खुशी मिलेगी आपको बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ी कम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका पेट भरता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपको खुशी तो मिलती रहेगी, लेकिन वो कम होती रहेगी पहले के मुकाबले। पहले के मुकाबले कम खुशी मिलेगी। यही चीज हो रहा है, पहले 100 की, फिर 90, 80, 70, 60, 50, और जब ये 0 हो गई तो मतलब अब आपका पेट फुल हो चुका है, अब आप और कुछ नहीं खा सकते, और खाओगे तो उल्टी ही होगी और यूटिलिटी गिरेगी, माइनस में जाएगी। तो ये था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट। अब इसको इस डायग्राम से आप देख सकते हो, दोनों 100 से शुरू है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 450 पे हो रही है मैक्सिमम। अब जब ये मैक्सिमम है 450 पे, तो आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 0। तो आप ये नोटिस कर सकते हो, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है 7th यूनिट पे, तब टोटल यूटिलिटी आपकी है मैक्सिमम। उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी देखो माइनस में जा रहा है, 0 से नीचे माइनस आया, जैसे -20, तो टोटल यूटिलिटी हो गया डिक्रीज। इससे आपको एक अंदाजा पता चल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो है पॉजिटिव। अभी भी 100, 90, 80 है, डिक्रीज तो हो रहा है बाद हर नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन क्या हो रहा है तो पॉजिटिव ही। जब तक वो पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। जब वो 0 हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी आपका हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन जब वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी होगा डिक्रीज। क्योंकि याद देखो, 100 प्लस 90 190, 90 प्लस 80 270, 80 प्लस 70 340। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या शो कर रहा है? ये पॉइंट देखिए, ये 3 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे वाले में जैसे ये बता रहा है समीशन, ये जो सर्कल कर रखा है मैंने, इस चीज का मतलब होता है समीशन। मार्जिनल यूटिलिटी का समीशन है टोटल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते रहेंगे, हमें मिलेगा टोटल यूटिलिटी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी का चेंज ही होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होने पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होता है, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है तब तक जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। लेकिन वो बढ़ता तो है, पर एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी शो करता है टोटल यूटिलिटी का रेट शो करता है उसका। क्योंकि ये देखो 80 90 ये शो कर रहा है, ये पॉजिटिव है, तभी ये बढ़ रहा है। अगर यहाँ और कुछ होता,
उसके बढ़ने कम होने से कुछ फर्क पड़ता क्या टोटल यूटिलिटी को, क्योंकि टोटल यूटिलिटी का चेंज है मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी शो करता है टोटल यूटिलिटी का रेट। तो वी कैन से दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, और वो तब तक इंक्रीज करता रहेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। उसके जीरो होने पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे ही वो डिक्रीज होगा नेगेटिव में जाएगा, टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होना शुरू कर जाएगा। As we can say, total utility is equal to summation of marginal utility. So that's the point. So guys, our next topic is law of diminishing marginal utility. हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, उसका जो एग्जांपल देखा था आप उसी से अच्छे से समझ सकते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीज करना, ये लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। इट स्टेट दैट एज मोर एंड मोर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड continuously, वर्ड याद रखना continuously, marginal utility derived from additionality must decline। जैसे जैसे हम किसी भी चीज का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करे जा रहे हैं, उसी का एग्जांपल लीजिए मोमोज वगैरह का, जैसे ऐसे खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, हमें यूटिलिटी मिलेगी, वो बढ़ेगी तो सही, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि एडिशनल खुशी जो है हमें जो मिलती है वो कम होती रहेगी कम होती रहेगी कम होती रहेगी, एक टाइम पे आके जीरो या नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, Indeed, it's very natural to happen in respect। यही चीज है कि बहुत नेचुरल है। Of all goods and services, it's therefore called fundamental law of satisfaction। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहलाया जाता है, या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, क्योंकि ये हमारी खुद की साइकोलॉजी भी है। अब ये बात खाली उसी के लिए नहीं हो रही कि खाने की कोई चीज हो, क्योंकि उसमें तो पेट भरता है, ये तो बॉडी के उस पर है, हमारे माइंड के उस पर भी होता है। अगर आप दो बंदे हैं यहाँ पे, एक जिसके पास बहुत सारे फोन है, आईफोन है बहुत सारे है, एक है जिसने आज तक कभी आईफोन देखा ही नहीं। आप एक आईफोन उसको ला के दो, एक आईफोन जिसके पास बहुत सारे है उसको ला के दो, किसको ज्यादा खुशी मिलेगी? उसको जिसने आज तक आईफोन देखा भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये उसका पहला आईफोन होगा। उसके पास तो पता नहीं कितने आईफोन रह चुके हैं, कोई नया आ भी गया तो वो कोई इतना ज्यादा वो नहीं होगा खुश जितना दूसरा वाला होगा। तो दैट्स द पॉइंट ना, जिसको जैसे जैसे आप देते जाओगे, ज्यादा बढ़ाते जाओगे वो कमोडिटी, उसकी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, उसकी कंजम्पशन, वो उसकी खुशी कम ही होती रहेगी, चाहे वो खाने की चीज हो चाहे कोई भी चीज हो। ये हमारा मेंटल बिहेवियर ही है। इसी की बेसिक टू एजम्पशंस है। जैसे मैंने आपको बताया साइंस में लॉस की एजम्पशंस फिर भी किसी किसी की होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको हर लॉ की कोई ना कोई एजम्पशन मिलेगी, तभी वो लॉ पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा। पहला, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, स्टैंडर्ड यूनिट्स में आगे जैसे टी कॉफी एंड ऑल। दूसरा, कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉन्टिन्यूस, नॉट दैट वन इज कंज्यूम टुडे एंड अदर टुमारो। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मतलब लिखा था, यही चीज यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का भी आ गया कि जो कमोडिटी जो है हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं। अगर जो है हमने आज एक मोमोज खाया, कल एक खाया, परसों एक खाया, तो हम तो डेली खा सकते हैं यार, कोई इतना दिक्कत नहीं होने वाली हमें, ठीक है। लेकिन यही अगर हम वो लगातार खाते रहे खाते रहे खाते रहे तो हमें वो दिक्कत करेगा। दैट्स द मेन पॉइंट। उससे जो है अगर एक दो दिन छोड़ के थोड़े थोड़े टाइम बाद हमने उसकी कंजम्पशन की, तब इतना ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि हर बंदा तो चाहेगा कि यार हर हफ्ते जो है हम बाहर जाके कुछ ना कुछ बढ़िया सा खा के आए, उनकी कोई इसमें यूटिलिटी कम नहीं होगी। लेकिन यही अगर वो हर थोड़ी उसी जगह पे खाता रहे खाता रहे खाता रहे, तो वो परेशानी देगा उसको। So that's the law of diminishing marginal utility. Our next topic is concept of consumer equilibrium. It's a situation when given his income and market price, he plans his expenditure in such a way on different goods and services that maximizes his total satisfaction. तब यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। जो कंज्यूमर है वो एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जिसमें उसकी इनकम गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, जितनी उसकी सैलरी है जैसे उतनी है, कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें। मार्केट प्राइस भी उतना ही है, उसमें मार्केट में का प्राइस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो उस टाइम पे वो अपनी इनकम और प्राइस को लेके ऐसा एक्सपेंडिचर प्लान करता है जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। जैसे मैंने आपको उसी का एग्जांपल लेके दिखाया था, दो रेस्टोरेंट का, मेरी इनकम ही 10,000 है, एक 10,000 का रेस्टोरेंट है, एक 1,000 का है, दोनों पे गुड्स तो
नॉर्थ इंडियन ही है, सेटिस्फेक्शन मेरे को नॉर्थ इंडियन से मिलती है, लेकिन फिर भी 10,000 के 10,000 अगर मैं उस पर खर्च कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या। तो ऐसा मेरे को एक्सपेंडिचर प्लान करना है कि मैं जो हूँ मार्केट प्राइस को भी ध्यान रखूँ, अपनी इनकम को भी ध्यान रखूँ, और ऐसी चीज़ों को मिला के एक ऐसा एक्सपेंडिचर प्लान करूँ कि जिससे मेरी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मिले। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए, यहाँ पे सिंगल गुड की बात नहीं हो रही। जैसे एक एग्जांपल में हमने एक खाली इसका एग्जांपल लिया था कि रेस्टोरेंट में खाने की बात हो रही है, यहाँ पे ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के एक ऐसा एक्सपेंडिचर प्लान किया जाए कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। Okay, so that at a point of time he doesn't change his expenditure as long as the situation make him to do so. ऐसा एक्सपेंडिचर होना चाहिए कि वो उस एक्सपेंडिचर को कभी चेंज ही ना करना चाहे, तब तक ना चेंज करना चाहे जब तक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि उसको जबरदस्ती करना पड़े। फॉर एग्जांपल उसकी इनकम बढ़ जाए, अब पहले वो समझ लो 3 गुड्स कंज्यूम करता था, उसकी इनकम बढ़ गई, क्या वो अभी भी 3 ही करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू हर्ड, बिल्कुल यू आर टोटली रॉन्ग। ओके, अब वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे या ना, क्योंकि इनकम उसके पास अब ज्यादा है, अब तो वो ज्यादा खर्च करेगा, बिल्कुल। सो या फिर मार्केट प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अब प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो पहले मैं बता रहा था कि एक रेस्टोरेंट 1,000 वाला था, मैं उस पर जा रहा था, वो भी 2,000 का हो गया, तो मेरा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब मैं ज्यादा खर्च की बजाय कम खर्च कर पाऊंगा। ओके, तो इसकी भी कुछ एजम्पशन है, एज आई टोल्ड यू, हर लॉ की कोई ना कोई एजम्पशन है ही। सबसे पहला, रैशनल कंज्यूमर, दैट इज ही इज द वन हु वांट्स टू मैक्स हिज सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ गिवन इनकम। रैशनैलिटी के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था। तो रैशनैलिटी यही चीज हुई कि वो सोच समझ के जो है एक्सपेंडिचर ऐसा करेगा, उसका एक ही गोल होना चाहिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना, फालतू के कोई खर्चे नहीं उठाएगा। जैसे मैंने बताया वो 10,000 का रेस्टोरेंट है, 10,000 ही मेरी इनकम है, मैं उसी पे जाऊंगा तो मेरी सारी इनकम ही खत्म हो जाएगी, तो इसमें क्या फायदा हुआ। मैं मानता हूँ नॉर्थ इंडियन फूड वहां भी है, नॉर्थ इंडियन 1,000 वाले पे भी है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले पे चले आऊंगा 10,000 वाले पे, तो क्या होगी मेरी हालत, तो मैं दूसरे वाले पे ही जाऊंगा ना। नॉर्थ इंडियन तो वहां भी है, वहां भी है, तो सोच समझ के ऐसा जो है हमें खर्चा करना, एक्सपेंडिचर करना है कि हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो। कोई फालतू के बेकार काम नहीं करना है, बिना सोचे समझे एक्सपेंडिचर नहीं करना। कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी ऐसा मार्शल ने जो बताया था, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, यही चीज यहाँ पे है। तीसरा, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इट्स अज्यूम दैट यूटिलिटी वन गेट्स डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अलोन, नॉट अदर गुड्स। यानी कि जो हमें किसी गुड से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो उसी गुड पे डिपेंड करता है, दूसरे गुड्स पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर चाय की मैं बात कर रहा हूँ, चाय से ही मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और कमोडिटी जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसकी उसी हिसाब से करूंगा एक्सपेंडिचर पे, जिससे मेरे को जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी। वैसे तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं चाय का कंजम्पशन कर रहा हूँ तो मेरी कंजम्पशन जो है दूसरे गुड्स पे डिपेंड कर जाएगी। वैसे यहाँ चाय के एग्जाम्पल की बजाय आप सोच के देखो, अगर मैं ये पेन जो मेरे पास है मार्कर, अभी जो ये थोड़ा लाइट हो गया एज यू कैन सी ऑल, तो आगे मैं इसमें अभी इंक डालूंगा, तो यही चीज़ मेरा जो पेन है वो मेरी इंक पे भी डिपेंड कर रहा है। अब मेरे को कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस मार्कर से, मैंने इस वीडियो से देखा, तो आगे आई एम सॉरी फॉर डैट। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा इंक और डालता हूँ इसमें, इसी में ही थोड़ा आगे बढ़ के, तो इंक से भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी साथ के साथ, क्योंकि मेरे को तो मेरा जो मार्कर जो है वो इंक पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये चीज इन्होंने ये एजम्पशन लिया है, ये लो तभी काम करेगा जब हमारा जो गुड़ का कंजम्पशन है वो अलोन उसी गुड़ पे डिपेंड करेगा, और कुछ उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, और किसी की कंजम्पशन जो है उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए उसके यूटिलिटी को। ओके, तो जैसे ये पेन है तो इसी पेन के कंजम्पशन से ही मुझे यूटिलिटी मिलनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए, और कोई गुड के कंजम्पशन से इसकी यूटिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर ये पेन को मैं बार बार कंज्यूम कर रहा हूँ तो इसकी यूटिलिटी कम हो रही है, लेकिन अगर इसमें मैंने नई इंक डाल दी, उस इंक का कंजम्पशन किया, तो इस पेन की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी ये एजम्पशन यही है कि इसकी यूटिलिटी खाली पेन पे की यूटिलिटी पेन पे डिपेंड करेगी और किसी पे नहीं। ओके, तभी जो है ये लॉ काम करेगा। और चौथा और आखिरी एजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि MUM इज कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इट इज अज्यूम्ड मनी मेजर्ड MU of commodity as such its own marginal utility is constant, so as serve as an ideal measure। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे आगे इसकी डेफिनेशन में। बेसिकली अभी यहाँ पे इस एजम्पशन में आप इतना समझ सकते हो
कि हम मनी को, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को एक स्टैंडर्ड जो है मेजर मानेंगे, आइडियल मेजर मानेंगे इसको मेजर करने के लिए। क्योंकि जब हमें इसको मेजर करना है तो हमें कुछ चाहिए तो सही मेजर करने के लिए, तो यहाँ हम मनी का इस्तेमाल करेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी मनी का कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आज जो है हमें जो है मार्जिनल मनी से जो है 100 की यूटिलिटी मिल रही है। अगर समझो कि हमारा, थोड़ा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आज समझो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 100 है, तो मैं जो हूँ जितना खर्चा करूंगा, अगर मेरी ये 100 की वजह 200 हो गई, अब मुझे मनी ज्यादा प्यारा हो गया, तो मैं खर्चा कम करूंगा ना, मनी वेस्ट करने से डरूंगा कि नहीं जी मैं क्यों खर्चा करूं, मेरा मनी मेरे से चले जाएगा। यही अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम हो गई, 100 की वजह 50 हो गई, मुझे अब नहीं उसकी ज्यादा परवाह, जाए जितना मर्जी भाड़ में जाए, पहले से ज्यादा खर्चा कर दूंगा। तो अगर यही कम ज्यादा होती रही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो ये आइडियल मेजर कैसे बनेगा, इसके थ्रू हम इसको मेजर कैसे कर पाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये आइडियल मेजर कहलाएगा। तो इसको कांस्टेंट मानना है। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को थोड़ा डिटेल में और जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उससे पहले जब हम बात कर रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में, तो चलो उसके बारे में अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ मनी टू अ कंज्यूमर। मनी की क्या वर्थ है कंज्यूमर के लिए, ही डिफाइंस इट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। अब इसको यूटिलिटी के टर्म्स में डिराइव करते हैं, डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स के लिए उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है 1 रुपये के टर्म में। अब वो बास्केट ऑफ गुड्स यूटिलिटी से खरीदा तो नहीं जाता, खरीदने के लिए तो उसको मनी चाहिए। तो यहाँ हम 1 रुपए की बात करें, 1 रुपए से कितना बास्केट ऑफ गुड्स वो खरीद सकता है। जो बास्केट ऑफ गुड उसने जो खरीदा, उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हुई। थोड़ा और इसको एग्जांपल से लेके चलते हैं और आपको डिटेल में समझ में आए। फॉर एग्जांपल समझो 1 रुपया है हमारे पास, वैसे तो ये हो नहीं पाएगा इन रियल लाइफ, बट आप देखिए 1 रुपया है हमारे पास। 1 रुपये में हमने 100 ग्राम शुगर, 500 ग्राम राइस और 500 ग्राम सॉल्ट लिया, तो 1 रुपए से हमें इतने जो चीजें मिल रही है, उसकी यूटिलिटी इन सब चीजों को मिला के यूटिलिटी है 400। तो 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी हुई, 400। क्योंकि यहाँ हम 1 रुपए से ये भी ले पा रहे हैं और इन्हीं चीजों से 400 की यूटिलिटी भी ले पा रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी हुई, 400। सो दैट्स द पॉइंट। अब हम यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या तो हम जब हमारे पास एक ही कमोडिटी हो तब हम उससे कैसे निकालेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैसे करेंगे, या फिर 2 या उससे ज्यादा कमोडिटी हो। तो पहले एक कमोडिटी के साथ देखते हैं। हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी शुड टेक टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। हमें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बेसिकली हमें यही पता करना पड़ता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए कि कितनी हम कमोडिटीज लें, कितनी हम कमोडिटीज पे पैसा खर्च करें कि हमारी जो है मैक्सिमाइज हो सेटिस्फेक्शन। पहले भी आपको बताया था कि हमें जो है कितने गुड्स जो है खरीदने चाहिए जिससे हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। इसके जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले हम एक कमोडिटी के केस में देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। इसके 3 ही फैक्टर्स है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसका प्राइस कितना चल रहा है, जो आपको मैंने एग्जांपल दिखाया था उसमें हम प्राइस की भी बात कर रहे थे, इनकम की भी बात कर रहे थे, रिमेंबर, सेटिस्फेक्शन की तो कर ही रहे थे। मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को यूज करेंगे हम। हमने अभी पहले ही सीखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तीसरा जो चीज है जो हमने फैक्टर की तरह इस्तेमाल करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इन तीनों फैक्टर्स को यूज करके हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे वो हम देखते हैं थोड़ा आगे। सो अब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है, तो उसके लिए पहले हम एक कमोडिटी के केस में देखते हैं। एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ हमने एक कमोडिटी ली है, कमोडिटी एक्स, उसकी ये कुछ यूनिट्स ले रखी है कि हम कंज्यूम करेंगे 1 यूनिट या 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने जब आपको पहले भी बताया था मार्जिनल यूटिलिटी टाइम टू टाइम डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ देखिए 1 यूनिट पे 20, दूसरे पे 18, तीसरे पे 16, चौथे पे 8, पांचवे पे 0, छठे पे जाके नेगेटिव भी चली गई। जैसे आपको पहले भी बताया था मार्जिनल यूटिलिटी टाइम टू टाइम डिक्रीज होती है।
अब एक चीज मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम MUM जो है एक ले रहे हैं फैक्टर। क्यों? डू यू थिंक यूटिलिटी के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं किसी की चीज की प्राइस के उसके साथ उसको इक्वेट करके? प्राइस होता है रुपीस की टाइम में, टर्म में। ओके, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे MUM को यूज किया। यूटिलिटी रुपीस के टर्म्स में नहीं होती, यूटिलिटी एक अपनी एक यूनिट है, तो उसको हमें पहले रुपीस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक हमने तीसरा जो पॉइंट लिया है, MUX को हमने जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को रुपीस के टर्म में कन्वर्ट किया, इसलिए यहाँ पे हमने फैक्टर यूज करना पड़ा MUM। अब हमने जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स की है जो यूटिलिटी के टर्म्स में है उसको चेंज करना पड़ेगा मनी के टर्म्स में, रुपीस की टर्म्स में। तो इसके लिए हमने क्या किया, MUX को डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के टर्म्स में। ओके, तो पहले ही मैंने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी आपका रहेगा कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तभी हम जो है उसको डिवाइड करेंगे हर टाइम सेम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के MUX को, क्योंकि MUX तो डिक्रीज होते जा रहा है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। एक चीज और याद रखिएगा, प्राइस भी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ हमने देखो यहाँ 20 है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, MUM जो हमने ले रखा है 2 कांस्टेंट। यूटिलिटी 1 गेट्स फ्रॉम स्पेंडिंग 1 रुपीज, वही होता है, आपको पहले भी बताया था 1 रुपीज स्पेंड करने से एक इंसान को कितनी यूटिलिटी मिलती है अपनी बास्केट्स वगैरह सारी लगाने के बाद। लेकिन यहाँ एक कमोडिटी की बात हो रही है तो हम खाली एक की बात करते हैं अभी। ओके, लेट ही बाइज कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स इज ₹4। अब एक चीज और याद रखिएगा, प्राइस भी कांस्टेंट ही रहना चाहिए, तभी जो है हम ये यूज कर पाएंगे। सो हाउ मेनी यूनिट्स ही कंज्यूम, यहाँ पे हमने पहले MUX को रुपीस के टर्म में कैसे कन्वर्ट किया, 20 को MUM से डिवाइड करेंगे, फिर 18 को डिवाइड करेंगे MUM से, यानी कि MUX डिवाइड बाय MUM। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ 20/2 10, फिर यहाँ 18/2 9, 16/2 8, 8/2 4, 0/2 0, और यहाँ नेगेटिव में चला गया तो -5/2, तो -2.5। और ये जो सारी वैल्यूज निकल रही है ये निकली है रुपीस के टर्म्स में। ओके, तो अब हम कब पहले समझो हमने पहली यूनिट लेना चाहेंगे, तो हमने लिया ₹10, हमारी जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है रुपीस के टर्म्स में आ रही है, लेकिन प्राइस कितना है, प्राइस है ₹4। तो क्या होगा, अभी भी हमारे पास ज्यादा है। वैसे आप ये सोचिए अभी भी ये ₹10 से ज्यादा है, तो हम और आगे चलेंगे सेकंड यूनिट पे। ऐसे जा क्यों रहे, यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सेकंड यूनिट पे जाएंगे, यहाँ ही 9 भी 4 से ज्यादा है, तो हम अभी भी और ज्यादा लेंगे। तो इससे मतलब क्या बनता है, ये जो MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकला है ये शो करता है कि हम कितना विलिंग है पैसे जो है पे करने को, कितना रुपीस जो है हम शो करते, ये शो करता है कि हम कितना विलिंग है पैसे पे करने को उसके लिए। अगर प्राइस ₹10 है तब भी हम जो है खरीद सकते हैं एंड ऑल। तो ये वो प्राइस शो कर रहा है जो हम विलिंग है पे करने को। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हम जो है ₹10 देने को तैयार है, लेकिन प्राइस तो ₹4 ही है। भाई जब हमें सस्ता मिल रहा है हम और ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अगर जो है प्राइस हम ₹9 देने को तैयार है सेकंड यूनिट पे, प्राइस जो है अभी भी 4 ही है, तो हम तो भाई और खरीदने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 4 है वो तो सस्ता है। हम तो यहाँ ₹9 के तरीके जो है हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो और हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हम 8 देने को तैयार है। चौथे जब हम यूनिट पे आते हैं 4, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस है 4 हमारे किसके इक्वल आ रही है, प्राइस ऑफ एक्स के। तो जब हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी यानी इन टर्म्स ऑफ रुपीस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, जब दोनों इक्वेट हो जाएंगे तब हम उस पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। क्योंकि अगर हम थोड़ा उससे आगे जाएंगे, समझ लो अगर हम उससे आगे जाए, यहाँ पे ₹0 देने को तैयार है, बीच में समझो एक पॉइंट और आ जाता कि हम जो है ₹3 या ₹2 देने को तैयार होते, लेकिन प्राइस तो है 4,
तो हम क्या खरीदेंगे उसको? नहीं खरीदेंगे उससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम देने को ही 3 रुपये या 2 रुपये या उससे कम देने को तैयार है, लेकिन प्राइस तो है 4 ज़्यादा है, तो हम बस उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे एक डायग्राम बना है। तो यही हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब हम MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ये एक डायग्राम है, इस पे हम प्राइस दे रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स, इधर कंजम्पशन ऑफ एक्स। ये डायग्राम जा रहा है MUX का। MUX आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एज यू कैन सी 2018 या फिर 1098 ये सारा डिक्रीज हो रहा है। और ये है प्राइस ऑफ एक्स, ये कंजम्पशन ऑफ एक्स है, ये हमारी MUX इन टर्म्स ऑफ रुपी जो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो एक ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, जहां पे ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि MUX डिवाइड बाय MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स है, वही जो है हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बस हम वहां पे आके स्टॉप हो जाएंगे, वहीं हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इस पे यही चीज, इस डायग्राम से और इन सब से यही चीज पता चलती है, कुछ पॉइंट्स, जैसे MUX इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सी प्राइस ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट है, तो ये देखो जहां भी आप जितनी मर्जी आगे यूनिट पे जा रहे हो, प्राइस ऑफ एक्स 4 का 4 ही रहेगा। चाहे आप 1 पे रहो, 2 पे रहो, 3 पे रहो, 4 पे रहो, जितना आगे बढ़ते जाओ प्राइस ऑफ एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 4। ओके, each point of MUX shows MUX in terms of money in price he is willing to pay for x। यही चीज मैंने आपको बताई कि वो विलिंग है कितना प्राइस पे करने को। ये MUX in terms of rupees in terms of money हमें यही बताता है कि हम कितना प्राइस देने को तैयार है। और चौथा, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट व्हेन प्राइस ही इज विलिंग टू पे इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, वही चीज आ गई। अब ये हमने तो निकाला ये चीज कि MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज, MUX डिवाइड बाय MUM, वही चीज है इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। आई थिंक आप सबने मैथ्स पढ़ा होगा, इक्वल टू का यहाँ पे साइन है, अगर हम प्राइस को इधर नीचे ले आए और MUM को उधर ले जाए तो एक नई इक्वेशन बन जाती है, MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा यूज होने वाला है जब हम यूज करेंगे इसको 2 या ज्यादा से कमोडिटीज में, तब ये पॉइंट इसको हम यूज करके आगे देखेंगे। ओके, तो याद रखिएगा इसको। इससे पहले हमने देखा एक कमोडिटी के केस में, अब जब केस हो 2 या मोर कमोडिटीज का, 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज का, तब क्या यूज होगा। इसलिए मैंने आपको कहा था ना, वो जो इक्वेशन बनी थी उस इक्वेशन को हमने वेरिएबल्स को थोड़ा शिफ्ट करके एक नई इक्वेशन बनाई थी, MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUM, वो अब यहाँ यूज होगी। अब कंसीडर सिचुएशन होना, कंज्यूमर कंज्यूम गुड X एंड Y, 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है X या Y विद हिज गिवन इनकम। अब मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, MUM भी कांस्टेंट है, इनकम भी कांस्टेंट है, प्राइस भी कांस्टेंट है, तभी ये चीजें काम करेंगी। सो व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम, हमने अभी पहले ही देखा था, अगर वो x कंज्यूम कर रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अगर ये दूसरी इक्वेशन हम y के केस में बनाए तो बस यहाँ MU के साथ जो x जुड़ा है उसकी जगह y आ जाएगा और प्राइस ऑफ x की बजाय प्राइस ऑफ y आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी MUY डिवाइड बाय PY इज इक्वल टू MUM। अब सी, ये वाली इक्वेशन भी इक्वल टू है MUM, ये वाली भी इक्वल टू है MUM, तो दोनों की, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारी नई इक्वेशन बनेगी MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY इज इक्वल टू MUM। और अगर हम यही खाली x और y की बजाय और भी जितने मर्जी वेरिएबल ले ले, उन सबको इक्वेट करेंगे, MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY इज इक्वल टू MUZ बाय PZ इज इक्वल टू MUA बाय PA, और भी जितने भी है वो सारे इक्वेट होके इक्वल टू आएंगे MUM। तो कुछ समझ में आया, वो था सिर्फ एक कमोडिटी केस में, उसी एक को हमने बहुत सारी कमोडिटीज बना के एक नई इक्वेशन बना दी, और सब किसके इक्वल आ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं, आपको 2 कमोडिटीज के केस में भी ये ग्राफ दिखाते हैं। ये जा रहा है MUX और ये जा रहा है MUY। अब एक चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा,
हमने पहले भी देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नीचे जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसका ग्राफ, लेकिन ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एम यू एक्स 1 2 3 4 5 6 7 ये जो यूनिट्स है जो बढ़ रही है वो लेफ्ट से राइट में बढ़ रही है, क्योंकि ये एक्स का ग्राफ है। और जो दूसरी यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 वो राइट टू लेफ्ट जा रही है, क्योंकि वो वाई का ग्राफ है। वाई का ग्राफ हमने उल्टा बनाया, इसलिए वो यहां से यहां तक नीचे, राइट टू लेफ्ट नीचे जा रहा है। और ये एम यू एक्स सीधा, इसलिए वो लेफ्ट टू राइट नीचे जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ चेक करो, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 एक्स की लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रही है, इसका ग्राफ यहां से शुरू है और यहां तक जा रहा है, इसलिए वो यूं नीचे जा रहा है। ओके, ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, अब ये एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स है ये वाला ग्राफ, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रुपीज है, आपको पहले भी बताया था ये भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। तो ये दोनों जहां भी मीट करेंगे, कंज्यूमर कंज्यूम यूनिट ऑफ एक्स एंड सम कमोडिटीज ऑफ वाई, कुछ कमोडिटीज वो एक्स की लेगा, खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, कुछ वाई की, और जहां दोनों वो मीट करेंगे वहीं आपका इक्विलिब्रियम बनाएगा। ओके, यही आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जो आई थिंक यहाँ पे आ रहा है 4th यूनिट पे। ओके, सो दिस इज, अब इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। इट सेज दैट when last rupee spent by consumer gives him equimarginal utility whether he spend on x or y, के जो है आखिरी यूनिट जो वो स्पेंड कर रहा है वो उसे इक्विलिब्रियम देती है, इक्विमार्जिनल यूटिलिटी देती है, चाहे वो स्पेंड करे एक्स पे या वाई पे। जैसे हमने वो देखा था, वो पहले हमने जो पिछले वाला ग्राफ में देखा था, हमने देखा था कि वो नीचे बढ़ता जा रहा था, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, फाइनली आई थिंक या 4th या 5th यूनिट पे जाके वो स्टॉप हुआ था। तो उसी से हम आगे बढ़ते रहे थे, क्योंकि जब तक हमें वो इक्वल नहीं हुआ तब तक हम आगे बढ़ते रहे थे। वैसे ही इसमें भी आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें भी जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, और जब ये इक्वल हो गए दोनों तब ये एम यू एम के इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यही हमारा यू कैन से फाइनल है। और इसके लिए हमें कुछ चीजें और याद रखने की जरूरत है, जैसे कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी फिर भी कंफ्यूज मत होना, दोबारा भी बोल रहा हूँ, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है वाई भी। ओके, क्योंकि ये ग्राफ उल्टा है। अगर ये दोनों समझो इसमें से एक्स तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन यहाँ पे y जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं हुआ, उस पे लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं, आई मीन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम ना करे, तो ये यहाँ से राइट से लेफ्ट ऊपर बढ़ता जाएगा। तो डू यू थिंक ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करना चाहिए, दोनों डिमिनिश होने चाहिए, तभी तो वो मीट करेंगे। क्योंकि एक कम होता रहे दूसरा बढ़ता रहे तो दोनों डू यू थिंक दोनों मीट करेंगे कभी? इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, इक्वेट करेंगे ही नहीं। ओके, सो इसके साथ हमारा ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट खत्म है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक लिमिटेशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अभी तक हम जो भी यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं वो है कार्डिनल मेजर, क्योंकि आपने देखा हमने जो ग्राफ बनाया था उस पर यूटिल्स एज अ डिजिट शो किया था, सारे कार्डिनल नंबर्स में उसकी वैल्यू निकाली थी यूटिलिटी की, कि हमारी यूटिलिटी इतनी है, 10 है, 20 है, 30 है एंड ऑल, वो सब कुछ। लेकिन ये जो उसने एजम्पशन ली है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इट्स लिमिटेशन रिलेट्स टू इट assumption that utility can be measured in cardinal numbers. Is it really possible? आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? आप बोल सकते हो, बोलने को तो यार कोई भी कुछ भी बोल देगा कि 10 मेरी यूटिलिटी है, 20 मेरी यूटिलिटी है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो कितने हद तक सही हो सकता है? डू यू थिंक? बिल्कुल गलत पॉइंट है। तो यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। डू यू एज अ कंज्यूमर डू दिस? वही चीज है कि हम क्या एज अ कंज्यूमर ऐसा कर सकते हैं? कितनी ज्यादा इसमें गलतियां होंगी? इट कैन बी
बेस्ट देन ऑर्डिनरी। ये यही चीज है कि इसको जो है हम कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डिनली मेजर करने में इसमें कोई गलती नहीं होगी, बहुत इजीली ये किया जा सकता है। दैट इज रैंक हाई और लो। ऑर्डिनल का मतलब यही हुआ बेसिकली, यहाँ पे उसको हम रैंक कर सकते हैं हाई या लो, या फिर कंपेयर करा जा सकता है व्हेन टू गुड्स आर साइमल्टेनियसली कंज्यूम। जब दो गुड्स को हम कंज्यूम करें एक एग्जांपल में, कि उसको हम आराम से रैंक कर सकते हैं कि इसकी यूटिलिटी हाई है, इसकी यूटिलिटी लो है। एग्जैक्ट नंबर देना उसको बहुत मुश्किल काम है। जैसे हमने बता दिया दो गुड्स हमारे पास है, एक एक्स एक वाई, हमने बोल दिया एक्स मुझे ज्यादा पसंद है वाई से, बस खत्म। एक्स की यूटिलिटी ज्यादा है वाई से। जो मैंने तीन गुड्स का एग्जांपल आपको दिया था, एक खाने की चीजों का, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और वेस्टर्न, मैंने बता दिया था ना बड़ी इजीली। वेस्टर्न मुझे सेकंड बीच में आता है इन दोनों के, नॉर्थ इंडियन सबसे हाई, साउथ इंडियन सबसे लो, इसकी यूटिलिटी है मेरे लिए। तो ये इजी था। अब मैं उसको अगर नंबर देने में जाऊं कि 100 200 300, वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, और उसमें कितनी गलतियां निकल सकती है, क्योंकि यार बाय चांस और कुछ बीच में आ गया, अब उसके और उसके बीच में कितना गैप है, वो चीज निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना। यही मेरे को जो है उसके लिए रैंक निकालनी पड़े तो बहुत इजी काम हो जाएगा, कार्डिनल उसको करना पड़े तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ओके, तो यही सबसे पहले जो है इस चीज को हिग्स ने चैलेंज किया। हिग्स चैलेंज द रेलेवेंस ऑफ दिस टेक्निक। इस टेक्निक को सबसे पहले उसी ने चैलेंज किया, और उसने अपनी ऑर्डिनल अप्रोच दी। उसने कहा कार्डिनली मेजर हो ही नहीं सकती। इन एक्सप्लेनिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने पे अपनी खुद की टेक्निक दी। इंस्टेड ही ऑफर्ड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व, और ये जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर्स में हम इन्हें डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में ज़रा सुनते हैं, शायद थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाए कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा खुद भी आप सोच के आए। इंडिफरेंस, इंडिफरेंट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को लेके इंडिफरेंट होना। कोई दो चीजें हैं मेरे पास, दोनों मेरे लिए बराबर है, चाहे मैं ये वाला फोन लूं चाहे मैं वो वाला फोन लूं, दोनों मेरे लिए बराबर है, मैं उन दोनों में इंडिफरेंट हूं, मुझे कोई भी दे दो मेरे को उतनी ही खुशी मिलेगी। यही यहाँ पे चीज है इंडिफरेंस। इसमें जो है बेसिकली उसने कर्व बनाया, एक इंडिफरेंस कर्व बनाया। कर्व वही जैसे MUX हमारा ग्राफ में बन रखा था कर्व, वैसे ही एक कर्व। उस कर्व के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। जैसे हमने वो देखा था PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके जो टॉप पॉइंट्स थे उस पे आप एक से दूसरे पे जाओ, दूसरे पे तीसरे पे जाओ, लेकिन प्रोडक्शन मैक्सिमम ही थी हर पॉइंट पे। चाहे आप ये जैसे ग्राफ था PPC का, इसके टॉप पे आप किसी भी पॉइंट पे जाओ, आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमम ही रहेगी। ऐसे ही जो इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ रहेगा, इधर भी दो गुड्स थे प्रोडक्शन के, उधर भी दो गुड्स है जो हम कंज्यूम करेंगे। उन दो गुड्स के जो कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, हमें हर पॉइंट पे सेम यूटिलिटी मिलेगी, और वो यूटिलिटी होगी हमारी मैक्सिमम, मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी चाहे आप किसी भी पॉइंट पे रहो। और ये होता है इंडिफरेंस कर्व का शेप। आप इधर रहो इधर रहो इधर रहो इधर रहो, जहां मर्जी रहो, आपको सेम जो है यूटिलिटी मिलेगी, और वो यूटिलिटी होगी मैक्सिमम। इसके पीछे रहोगे तो वो कम होती जाएगी। ओके, जैसे PPC में था, पीछे जाओगे तो वो जो है कम होती जाएगी प्रोडक्शन, ऐसे ही यहाँ पे भी कंजम्पशन की यूटिलिटी हमारी कम होती रहेगी। तो इसके ऊपर जिस भी पॉइंट पे रहेंगे, अब यहाँ पे भी आप ऊपर जाओगे तो एक गुड ज्यादा है दूसरा गुड कम है, बीच में अराउंड आई थिंक दोनों गुड मैक्सिमम ही है। आई मीन दोनों गुड मैक्सिमम नहीं, दोनों गुड्स की थोड़ी बहुत जो है कंजम्पशन हम कंजम्पशन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक गुड ज्यादा है फिर दूसरा कम है। तो एक से नीचे जब हम जाते जाएंगे तो एक गुड कम होता रहेगा, दूसरा गुड बढ़ेगा। क्यों? अगर दोनों ही गुड्स बढ़ते रहे तो कर्व नीचे नहीं, कर्व जाएगा ऊपर ऐसे। और अगर कर्व ऊपर गया, सोचो
कि मेरे को जो है दोनों ही गुड्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मेरी यूटिलिटी कम होगी, बराबर रहेगी ना, वो बढ़ती ही रहेगी। तो यहाँ भी जो है वही चीज है जैसे पीपीसी में था, एक प्रोडक्शन एक से दूसरे पे जाना है तो एक को कम करके दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। यही कंजम्पशन, अगर हमें यूटिलिटी सेम रखनी है तो एक की कम करनी पड़ेगी, दूसरे की बढ़ानी पड़ेगी। ओके, एक की बढ़ा के दूसरे की कम करनी पड़ेगी, यही चीज है यहाँ पे भी। लेकिन एक चीज आप और देखिएगा, इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन और यहाँ पे कंजम्पशन, लेकिन दोनों की शेप में थोड़ा फर्क है। ये कनकेव शेप है, ये है कन्वेक्स शेप। अब देखो, आपको इतना कुछ बता चुका हूं तो थोड़ा वेट कीजिए, जब तक हम आगे पहुंचते हैं आगे के चैप्टर्स में और इसको डिटेल में समझेंगे। तो ये था कुछ हिंट आपका इंडिफरेंस कर्व का, और दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज जरूर जो है इसे लाइक कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने लोगों के साथ और भी दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक्स मिल सके और जो है और भी मैं वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।